हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। नाउ आप लोगों को पता है जो OLQs में फर्स्ट फैक्टर है, फैक्टर 1, इट इज कॉल्ड क्वालिटीज ऑफ इट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इसके अंदर 4 OLQ है। फर्स्ट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें जो रीजनिंग एबिलिटी है, इट इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल OLQs। मतलब आपका रीजनिंग अगर लो हो गया देन बाकी कुछ भी करते रहो आपको क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को छोड़ के इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये तीनों कोर क्वालिटीज में आता है लीस्ट ट्रेनेबल में। तो फैक्टर 1 अगर आपका लो आ गया तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज समथिंग टू डू विथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के बारे में बात होता है। और मैंने ये सरकारी चिट्ठी बार बार दिखाया होगा, पिछले काफी वीडियोस में दिखाया होगा कि लो एसिमुलेशन स्किल, पुअर कम्युनिकेशन स्किल बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, नेगेटिविटी, प्री कंसीव्ड नोशन, रॉन्ग कोचिंग, लो IQ, लैक ऑफ बेसिक एनालिटिकल एबिलिटीज, पुअर टाइम मैनेजमेंट, लो परसेप्शन ऑफ नंबर फिगर, जेंडर, लैक ऑफ इमेजिनेशन, ये सारे के सारे जो है फैक्टर 1 के क्वालिटीज है, मतलब फैक्टर 1 से कनेक्टेड है। इसका मतलब है अगर आप आपके ट्रेनिंग में फैक्टर 1 क्वालिटीज को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर काम नहीं करोगे और आप ऐसे ही मेहनत करते रह जाओगे, वो दिशाहीन ट्रेनिंग हो जाएगा ना। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के ऊपर इन पैरामीटर्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और कुछ सेल्फ असेसमेंट टूल भी दूंगा। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद को कैसे आप इवेल्युएट कर सकते हो कि आप सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और उसमें क्या सुधार करना है। आई गिव यू दैट। सो वी विल टॉक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और उसमें कैसे ये इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और पावर ऑफ एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है या नहीं निकल के आ रहा है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। नाउ आप लोगों को पता है कि SRT में यू आर प्रेजेंटेड विद 60 सिचुएशंस। इट इज गिवन टू यू ऑन ए बुकलेट और आपको 30 मिनट्स में इन 60 सिचुएशन को पढ़ के आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट डोजियर में लिखना पड़ता। तो यू हैव 60 सिचुएशन टू बी कवर्ड इन 30 मिनट्स। सो यू हैव द सिचुएशन एंड द रेस्पॉन्स। हमें पता है बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। या आपने FOSP के SML वीडियोस में देखा होगा। एंड दिस फ्रीडम ऑफ चॉइस इज नथिंग बट कि अंदर आपका माइंड और इंटेलेक्ट मिलके किस तरह से इन सिचुएशन को समझ रहा है, परसीव कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है एंड सॉल्व कर रहा है। सो अगर अंदर जो मेंटल प्रोसेस है अगर वो सही हो गया तो रेस्पॉन्स सही हो जाएगा, लेकिन अगर अंदर ही सही नहीं होगा तो बाहर सही नहीं होगा। सो बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। नाउ ये टॉपिक आज मैं क्यों ले रहा हूँ, 2 बंदे ऑनलाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट के लिए आए एंड उन्होंने क्या किया, ये जो सिचुएशन रिएक्शंस, TAT और व्हाटएवर, दे गिव मी सम रिस्पॉन्सेस जो मुझे पहले ही मैंने पढ़ा था। और कहाँ पे पढ़ा था, एक बुक है साइकोलॉजी फॉर SSB, उसके अंदर बहुत सारे चीजें दिए हुए, 300 TAT, WAT, SRT, पता नहीं क्या क्या। एंड उन 2 लड़कों ने क्या कर दिया, वो पूरा का पूरा याद करके रखा था और उन्होंने वही लिख के मुझे पकड़ा दिया। अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट करवाने आ रहे हो और आपने इन बुक का सारा लिख के मुझको दे दिया। नाउ हाउ डू आई एनालाइज, बिकॉज ये तो इस बुक में लिखा हुआ, आपने तो अपना तो दिया नहीं। दिस इज नॉट ओरिजिनल रिस्पॉन्स, दिस इज कॉल्ड प्री कंसीव्ड नोशन, दिस इज कॉल्ड प्री कंसीव्ड नोशन या कोर्स रेस्पॉन्स। इसमें आपका माइंड और इंटेलेक्ट का कैपेबिलिटीज तो आपने दिखाया ही नहीं, आपका मन और आपका बुद्धि ने तो इन सिचुएशन को डील ही नहीं किया। आपने सीधा का सीधा 100 TAT, WAT, 3AT सब दिया। तो आई वांट टू नो कितने लोगों को लगता है कि इस तरह से इन बुक्स में से लिख कर, याद कर कर अगर आप लिख देते हो तो दैट इज द वे यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द SSB। आई वांट योर कमेंट, इज दिस कॉल्ड द ओरिजिनल रिस्पॉन्स? तो मैंने बोला यार तुमने मुझे ये पैसे दिए और ये तूने इस बुक के नोट्स मेरे को लिख दिया, मैं इसको क्या इवैल्यूएट करूं? ये तो आप अपने याद करने की क्षमता दिखा रहे हो, आपका प्रॉब्लम सिचुएशन एनालिसिस, सिचुएशन को, प्रॉब्लम को हैंडल करना, ये सब तो दिखाया नहीं। सो दे कुड नॉट एक्सप्लेन। द क्वेश्चन इज, क्या आप भी इस तरह से कर रहे हो? Expert tip to write great SD, 300 psychometric words with 3 responses each, 240 situation reactions, over 20 TAT responsive with correct perception. क्या है ये? I don't understand. जब आप इस तरह से करते हो तो ये सारे पॉइंट्स जो है, लो एसिमुलेशन, नेचुरली यू आर नॉट एसिमुलेटिंग, आप तो सिर्फ वो रटे हुए SRT भिड़ा रहे हो, TAT भिड़ा रहे हो, एंड पुअर कम्युनिकेशन, बिकॉज नाउ यू मे बी राइटिंग इन इंग्लिश बट यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग योर ओन थॉट्स। आप उन मेमोराइज रेस्पॉन्सेस को लिख रहे हो। नेगेटिविटी, नेचुरली दिस इज नॉट द वे यू शुड
prepare for SSB. Preconceived notion, wrong coaching, definitely this is wrong. ये आपके लो IQ को भी दिखा रहा है कि आपके अंदर इतना इंटेलिजेंस नहीं है कि एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जा रहा हो जो लीडरशिप सिलेक्शन के लिए, और वहां जाके आप रटे हुए रिस्पॉन्स लिख रहे हो. लैक ऑफ बेसिक एनालिटिकल एबिलिटी. जब आपने अपना रिस्पॉन्स ही नहीं दिया तो आपका एनालिटिकल एबिलिटी तो बाहर ही नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग तो बाहर ही नहीं आएगा. पुअर टाइम मैनेजमेंट. नाउ टाइम मैनेजमेंट यू वुड हैव इंप्रूव्ड बिकॉज आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो रटा वो लिख दो. बट देन दैट्स नॉट द वे इट हैज टू बी डन. एंड लो परसेप्शन, ऑल दोस थिंग्स. तो मुझे समझ नहीं है, मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना, इज दिस द राइट वे टू प्रिपेयर? If your answer is no, then why are you doing it? Why are you doing it? Just because somebody calls himself psychologist par excellence, this is the way psychologist par excellence train? No, I don't think this is correct. जरूर कमेंट लिख के मुझे बताना. तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू what I will tell you is I'll give you certain diagnostic checklist. मतलब एक चेकलिस्ट दूंगा और उन चेकलिस्ट को आप नोट करो, पेन पेपर ले लो, एंड देन उसको लेके आप अपने 60 SRT रेस्पॉन्सेस को लिखो टाइम में, 30 मिनट्स. अगर आपको लिखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए वो चाहिए, यू सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज my number. My number is 9090099035. I'll share you the PDF of 60 WAT वाला, and उसको टाइम पे आप लिखो, and thereafter उसको रखो साइड में, और इस वीडियो के इस चेकलिस्ट को रखो दूसरे साइड में, एंड देन कीप मार्किंग कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कितने आपके ऊपर लागू हो रहे, कितने नहीं हो रहे. देन यू विल नो वेयर डू यू स्टैंड. सो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का सेल्फ असेसमेंट का टूल है ये. आप इसे यस और नो में जवाब दे सकते हो, और मैं ये टूल अपने क्लास के ट्रेनिंग में यूज करता हूँ. तो उससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कहाँ पे आप गलती कर रहे हो. तो मुझे वो जो लड़कों का हालत देखा, मैंने कहा 30-30 हजार रुपए क्या देके आप क्या सीख के आ रहे हो? आप उन सिचुएशन को रट के मेरे को दे दिया, उधर भी पैसे दिए, मुझे भी दे दिया. क्या फायदा हुआ? मैं तो देखना चाहता हूँ कि ये सिचुएशन जब आएगा तो आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हो. आपने तो रेस्पॉन्ड ही नहीं किया, आपने तो साइकोलॉजिस्ट पार एक्सीलेंस के रेस्पॉन्सेस को चेप दिया. दैट्स नॉट द वे. सो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको 3 SRT दूंगा. आई वांट यू टू राइट योर रेस्पॉन्सेस टू देम. 30 सेकंड्स में लिखो, 30 या 35 सेकंड्स में लिखो, एंड उन तीनों को मुझे व्हाट्सएप में शेयर करो, एंड देन उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना. सो आई गिव यू 3 सिचुएशन. ठीक है ना. उससे पहले आई विल लाइक यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन. इन वीडियोस के ऊपर मैं मेहनत करता हूँ, इसमें बहुत क्लैरिटी है, तो दिस इज द लीस्ट यू कैन डू फॉर मी. सो डू सब्सक्राइब दिस एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. एंड उसके अलावा AFOCP का 4 वीक्स का ऑनलाइन बैच हर मंडे से शुरू होता है, एंड ये टाइमिंग जो 8:30 PM ऑनवर्ड्स होता है, एंड जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है. 500% क्लैरिटी आपको वीडियो से ही पता चल गया होगा. उसके लिए डू सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस number. Agla batch is starting from coming Monday onwards. 9090099035. Right, so if you're ready, so I'll give you the 3 SRTs. ठीक है ना. I will not read it. I want you to read it and respond to it in 30 seconds. Right? So this is the first SRT. Take your pen and paper. This is the first SRT. अगर आप मेल हो तो ही लेना, अगर आप फीमेल हो तो शी लेना. Please write it in 30 seconds. Okay, now this is the second SRT. And this is the third SRT. Okay, now what you can do is you can WhatsApp me these responses on this number 9090099035, and then hereafter in responses को रखो साइड में. Actually 3 के साथ काफी नहीं है, you should do it with all 30. But anyway, I'll give you the tool, and 30 के लिए आप मुझे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हो. I'll share you that and go through this, right? So if you're ready, we start.
सो फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको इन एसआरटीज को सिंगल बार पढ़ के कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मतलब एक बार अंग्रेजी पढ़ते हो, दूसरे बार दोबारा पढ़ते हो उसको समझने के लिए, और तीसरे बार रिकन्फर्म करने के लिए पढ़ते हो, फिर सोचते हो क्या लिखना है। नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू रीड दिस एसआरटी इन सिंगल रीडिंग इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन दिस बिकम्स ए क्रिटिकल रीजन कि आपका स्पीड कम हो जाएगा, राइट? एंड दिस इज मोस्ट इग्नोर्ड, पीपल डोंट प्रैक्टिस इट। सो कुछ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैन आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन वन रीडिंग, यस या नो? आई डो not need to reread to know what is happening. I immediately visualize the situation. अगर ये तीनों का आंसर yes है, good. अगर इसको में से कोई भी आंसर no है, इसका मतलब your reading comprehension is weak and time pressure will defeat you before even it begins. मतलब एसआरटी को एक बार पढ़ना, उसी बार में उसको कॉम्प्रिहेंड करना, उसी बार उसके अंदर के पैरामीटर्स को समझना और उसी बार रिस्पॉन्स तैयार होना, इस तरह से आपको ट्रेन करना पड़ेगा। ये आपको रटने से नहीं होगा। दिस हैज टू बी डेवलप। इसमें आपका माइंड और इंटेलेक्ट का काम है। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट वन, सिचुएशनल क्लैरिटी। इसका मतलब डू आई एग्जैक्टली नो इस दिए हुए सिचुएशन में क्या हो रहा है, सिंगल रीडिंग में। सो कुछ पॉइंटर्स में देता हूं। पहला है, डू आई क्लियरली नो वेयर इज दिस सिचुएशन हैपनिंग? डू आई क्लियरली नो who are the people involved? Do I clearly know what is my role in that situation? And do I clearly know what has gone wrong? अगर इसको सिंगल रीडिंग में आप नहीं कर पाते हो और इन चीजों को समझने के लिए आपको दोबारा या तिबारा जाना है, आपका एसआरटी में जो स्पीड चाहिए वो आप मेंटेन नहीं कर सकते। एंड क्योंकि एसआरटी बुकलेट में होता है, आपको वो टाइम भी आपके हाथ में होता है 30 मिनट, तो आप धीरे धीरे करते हो, आपका स्पीड बहुत बहुत कम हो जाएगा। अगर इसमें से किसी का भी आंसर नो है, योर रिस्पॉन्सेस will look generic, vague and misplaced. So that's number 2. Number 3, causes understanding. मतलब किस लिए वो घटना हुआ, why that incident happened, that situation, है ना? तो उसके लिए कुछ पॉइंटर्स। कैन आई इंस्टेंटली आइडेंटिफाई द रूट कॉज? मतलब इस दिए हुए घटने का मूल कारण को मैं इंस्टेंटली पकड़ पा रहा हूं? डू आई कंफ्यूज सिम्टम्स विथ रियल प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सिम्टम्स को देख के प्रॉब्लम कॉज में कंफ्यूज हो रहा हूं, अगर हो रहा हो तो प्रॉब्लम आएगा। डू आई जंप इनटू एक्शन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉज? मतलब सिचुएशन को पूरी तरह समझे बिना कहीं मैं रेस्पॉन्स लिखने के लिए जंप तो नहीं मार रहा प्रीमेच्योरली। अगर ऐसा हो रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। इन दिस केस यू विल अपीयर रिएक्टिव, इम्पल्सिव एंड शैलो इन जजमेंट। आपका डिसीजन के अंदर डेप्थ नहीं आएगा, स्पीड ऑफ डिसीजन के अंदर अप्रोप्रिएटनेस नहीं आएगा, आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस पे सवाल आएगा कि आप समझे बिना कैसे आप इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, राइट? सो लेट्स टेक दी स्टेज 4, गोल क्लैरिटी। गोल का मतलब इस सिचुएशन को पढ़ के मुझे अंत में क्या पाना है, क्या आउटकम पाना है, क्या इसकी क्लैरिटी है? व्हाट एग्जैक्टली एम आई ट्राइंग टू अचीव थ्रू माय रिस्पॉन्स? एंड थ्रू माय रिस्पॉन्स पहले आप उसको अंदर सोचोगे, फिर तो पेन से लिखोगे। तो उसमें कुछ पॉइंटर्स दे रहा हूं। डू आई नो द एंड स्टेट दैट आई वांट टू रीच? एंड स्टेट मतलब इस सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसका एंड रिजल्ट क्या चाहिए। जैसे आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, द एंड रिजल्ट इज यू वांट टू गेट रिकमेंडेड, बट वो तभी होगा जब आपका प्रिपरेशन सही होगा, और प्रिपरेशन सही होगा तो परफॉर्मेंस सही होगा, परफॉर्मेंस सही होगा तो आउटकम आएगा। जब आपका प्रिपरेशन है टिप्स एंड ट्रिक्स में, रटे हुए स्टोरीज पे, तो वो एंड रिजल्ट नहीं आएगा। सो डू आई नो द एंड स्टेट दैट आई वांट टू अचीव? माय गोल इज प्रैक्टिकल, ह्यूमन एंड लॉफुल। क्या मैं जो गोल सेट किया है क्या वो प्रैक्टिकल है, क्या वो इंसानियत के नजरों में सही है, क्या वो लीगली सही है? एक कहानी है, डोंट नॉक द डोर राजा, कम डायरेक्टली इनसाइड राजा, जिसने देखा होगा। इट इज अ वल्गर स्टोरी, इसमें वैल्यू डेविएशन है, वो मतलब मॉरली करप्टेड है। सो आपको देखना है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, इंसानियत के तौर पे सही होना चाहिए, एंड लॉफुल होना चाहिए, है ना? सेकंड इज माय गोल बैलेंस, कि उसका मिशन पीपल एंड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया या रेकलेसली कुछ भी किया हुआ है। अगर इसमें से किसी का भी एक का भी आंसर नो आता है, देन योर एक्शन विल सीम डायरेक्शनलेस और अनरियलिस्टिक। नाउ डायरेक्शनलेस तो इन मेनी केसेस आपका एसएसबी की तैयारी भी है, क्योंकि आपको रोट मेमोरी बेस्ड जब करोगे तो उसमें डायरेक्शन तो वैसे ही गलत हो गया। आप अपने इंटेलिजेंस को, अपने माइंड और इंटेलेक्ट को यूज नहीं कर रहे। सो सोच के मुझे बताना क्या बोला। नेक्स्ट इज डिसीजन एंड मेथड सिलेक्शन, कि आपने उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जो निर्णय लिया उसकी गुणवत्ता और उस निर्णय को लेने का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, जिस तरह से आपने इवैल्यूएट किया या जिस प्रोसेस से आपने उस निष्कर्ष पर पहुंचे। हाउ विल आई अचीव द गोल, मतलब क्या तरीके से अपने उस निर्धारित गोल को मैं अचीव करने का प्लान किया। तो कुछ पॉइंटर्स, डू आई सेलेक्ट द मोस्ट डायरेक्ट एंड फीजिबल एक्शन, या फैंटेसी में कर रहा हूं, या अमरिंद बाहुबली की तरह हीरो बना रहा हूं, है ना? डू आई कंसिडर अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अथॉरिटी, जो रिसोर्सेज है क्या वो वाकई में पॉसिबल है, रियलिस्टिक
रियलिस्टिक है, ग्राउंडेड है, और क्या ये एक अथॉरिटी या किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक तो नहीं कर रहा, मेरे एक्शंस ऐसे तो नहीं है जो कायदे कानून को तोड़ रहा है ना। डू आई अवॉइड ड्रामेटिक एंड हीरोइक एक्शन, क्या मैं एकदम हीरो बिल्कुल मतलब अमरेंद्र बाहुबली जैसा तो नहीं कर रहा हूँ, ड्रामेटिक तो नहीं हूँ, अनरियलिस्टिक तो नहीं है, इसको आपको ध्यान में रख पा रहे हो। डू आई चूज रेस्पॉन्सिबल ओवर रिस्की ऑप्शन, सो देयर आर रेस्पॉन्सिबल ऑप्शन, देयर आर हाई रिस्क ऑप्शन। हाई रिस्क तो बेवकूफी है, कागज में कुछ भी लिख दो। सो क्या मैं रिस्क असेसमेंट कर पा रहा हूँ? तो अगर इसमें से किसी का भी आंसर नो आ रहा है, यू लैक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एंड मैच्योरिटी, यू नीड टू डेवलप इट। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस फैक्टर 1 का, राइट। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ इंटरनल डिसीजन। आपको पता है एक OLQ है स्पीड ऑफ डिसीजन, तो क्या ये अंदर जो मेरा माइंड और इंटेलेक्ट मिलके सिचुएशन को प्रोसेस कर रहा है, क्या ये धीरे धीरे कर रहा है? पहले मैं हिंदी में सोचता हूँ, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ मातृभाषा में, और फिर उसको समझता हूँ, फिर हिंदी में जवाब सोचता हूँ, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ, फिर वोकैबुलरी नहीं मिलता। अगर ऐसा सब हो जाता है तो आपका जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग का स्पीड है बहुत स्लो हो जाएगा। सो थिंकिंग अंडर प्रेशर, सो जब प्रेशर आ जाएगा तो ये पूरा प्रोसेस और धीरे हो जाएगा। तो मुझे बताना कि आपको भी ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो कुछ पॉइंटर्स। डू आई रीच अ डिसीजन विद इन 5 to 7 seconds, मतलब पढ़ने समझने और 5 से 7 सेकंड, मतलब फर्स्ट 10 सेकंड में आपका एक पूरा गेम हो गया, तो आपके पास 20 सेकंड से लिखने के लिए। बट अगर आप 15-20 सेकंड सिर्फ सोचने में ही लगा देते हो तो आपका अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा। तो कोचिंग ने इसका तोड़ क्या निकाला? आप सोचो मत, बस आप हमारा ओरिजिनल SRT चिपका दो, जो कि हमने अभी देखा थोड़े दिन पहले। तो वो अप्रोच बहुत आसान लगता है लेकिन गलत है, क्योंकि उसमें आपकी सोच ही नहीं आएगी, है ना। सो डू आई मेंटली डिबेट मल्टीपल ऑप्शन, मतलब अंदर ही द्वंद में करो, यार ये करूं ये करूं ये करूं। उसका मतलब क्या है? अंदर कंफ्यूजन चल रहा है, अंदर इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, दैट डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस ठीक नहीं हो रहा। आई डू नॉट फ्रीज और ओवरथिंक, मतलब डू आई फ्रीज इनसाइड, एकदम शिथिल पड़ गया, ठंडा पड़ गया, या ओवर थिंकिंग पड़ गया। अगर ऐसा सब हो रहा है तो आपका पूरा इंटरनल डिसीजन मेकिंग का स्पीड कम हो जाएगा, स्पीड ऑफ डिसीजन। अगर ऐसा होता है तो यू लैक मेंटल रेडीनेस एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि क्लैरिटी इन थिंकिंग नहीं है। तो इसे ठीक करना है। उसे ठीक करने के लिए दैट कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट इज पार्ट ऑफ द कॉन्शियस ब्रेन, दैट क्लैरिटी, मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, उसे ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंटरनल क्लैरिटी बिफोर राइटिंग। जब तक इंटरनली आप क्लियर नहीं होंगे, क्लैरिटी पेन के थ्रू पेपर पे नहीं आएगा। सो इंटरनल क्लैरिटी प्रिसीड्स एक्सटर्नल क्लैरिटी, है ना। सो दिस इज वेयर मोस्ट कैंडिडेट कोलैप्स। यू आर राइटिंग समथिंग एंड सडनली अंदर कुछ चल रहा है, फिर उसको काटते हो, तो काटना पेन से बाद में, पहले दिमाग में कट रहा है। तो इसके कुछ पॉइंटर्स। My responses is fully clear in my head before writing, मतलब मेरे responses मेरे दिमाग के अंदर बहुत स्पष्ट है इससे पहले कि मैं कागज में उसे लिखना शुरू करूं। ऐसे में क्या होगा? Internal clarity will lead to external clarity। बट अगर ये नहीं हो रहा, आप लिखते लिखते सोच रहे हो, अंदर काट रहे हो, वो गड़बड़ हो जाएगा। I am not thinking while writing, so while writing there is no thinking, it's already done। लेकिन लिखते टाइम पे अगर वो सोच चल रहा है, यार ऐसे नहीं वैसे करना, तो ये पेन में कटिंग शुरू हो जाएगा, and that will show internal confusion। So लिखने से पहले अगर अंदर ही क्लियर हो जाए तो लिखने में क्लैरिटी आ जाएगा। सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट का इंटरनल हैंडशेकिंग, है ना। एंड लास्टली, आई नो माय फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड बिफोर आई स्टार्ट, मतलब जैसे ही मैं रेस्पॉन्स लिखता हूं तो मुझे पता है फर्स्ट वर्ड क्या है, लास्ट वर्ड क्या है, सब क्लियर है। इट्स सिंपली एक्सप्रेसिंग माय थॉट्स ऑन पेपर, दैट्स पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अगर इनमें से नहीं हो रहा है, सो इफ योर आंसर्स आर बिकमिंग मेसी, इनकम्प्लीट, कंफ्यूज, टू मेनी कटिंग्स, दैट मींस ऊपर के पॉइंटर्स नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए और अंदर इंटरनल कंफ्यूजन है। इसे फिक्स करना है, इसे SRT रटने से नहीं होगा। नेक्स्ट इज लैंग्वेज कंट्रोल एंड फ्लो। यहां पे आ जाता है इंग्लिश, भाषा, वोकैबुलरी। अब बहुत सारे लड़कों को समझ में आ रहा है तो बोलते हैं मैं लैंग्वेज में अटक रहा हूं। भैया पढ़ना पड़ेगा यार, आपको वोकैबुलरी इंक्रीज करना पड़ेगा। सो ये जो है रेजिस्टेंस पैदा करेगा लिखने में, क्योंकि आपको लिखना चाहते हो, विचार है, लेकिन शब्दों में पिरोने के लिए वोकैबुलरी का डेफिशिएंसी हो रहा है। तो कुछ पॉइंटर्स। आई डू नॉट स्ट्रगल टू फाइंड वर्ड्स। ये तभी होगा जब आपके पास एडिक्वेट वोकैबुलरी बिल्टअप होगा एंड यू हैव प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड ऑल दैट, है ना। आई डू नॉट ट्रांसलेट फ्रॉम अ मदर टंग टू इंग्लिश। पहले आप इंग्लिश में पढ़ते हो, फिर मदर टंग में कन्वर्ट करते हो, फिर उसको समझ के फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो, फिर लिखते हो। वोकैबुलरी का डेफिशिएंसी मुश्किल हो जाएगा। माई सेंटेंसेस फॉर्म्स नेचुरली। मेरा विचारों को सेंटेंस में बनाने के लिए जो कन्वर्जन है वो बहुत नेचुरली होता है। अगर ऐसा होता है, यू कैन मेंटेन सर्टेन डिग्री ऑफ स्पीड। और ये उन्हीं लोगों का होगा जो अपने लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं। इसलिए पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज ए कोर क्वालिटीज के ऊपर काम करो। अगर आप नहीं कर पाते, देन योर लैंग्वेज रेजिस्टेंस इज ब्लॉकिंग योर एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन ऑफ योर गुड थॉट्स अच्छे भी हो तो भाषा एक बाधा बन रहा है आपके एक्सप्रेशन को कागज पे उतारने के लिए। कितने लोग इस पॉइंट से एतबार रखते हैं? अगर है तो आप मुझे कमेंट लिख के बताना। नेक्स्ट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ब्रेविटी, कि अपनी बात को कम शब्दों में नहीं पिरो पा रहे। ब्रेविटी का मतलब कम शब्दों में, सागर गागर में सागर, है ना। एसएसबी डोंट नीड लेंथी रिस्पॉन्सेज, इट नीड्स क्लैरिटी, ब्रेविटी। तो मैं कुछ पॉइंटर्स देता हूं, चेक करना। माय रिस्पॉन्स इज 1 or 2 क्रिस्प सेंटेंस, मतलब 1 या 2 क्रिस्प सेंटेंस में मैं अपना पूरा एसआरटी का रिस्पॉन्स को लिख पा रहा हूं। अगर कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपको 4-5 सेंटेंस लग रहा है, इसका मतलब आप अपनी बातों को कम शब्दों पे पिरो नहीं पा रहे हो, यानी कि आपका राइटिंग रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। ईच सेंटेंस इज वन क्लियर आइडिया। जब आपका सेंटेंस पढ़े तो एग्जैक्टली पता चल रहा है इसमें आप कहना क्या चाहते हो। जिलेबी की तरह गोल गोल नहीं लिख रहे हो। आई अवॉइड अननेसेसरी एडजेक्टिव, जबरदस्ती के कुछ भी एडजेक्टिव ठोक रहे नहीं। ऑयल क्यों छिड़क रहे हो, कोई स्प्रिंकल ऑयल क्यों करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड यू नो व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस। अगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं हो रहा तो यू लैक डिसिप्लिन एंड प्रिसिशन इन थिंकिंग एंड इन कन्वर्शन ऑफ थिंकिंग इनटू लैंग्वेज। इसे इंप्रूव करना किया जा सकता है। जो एफओसबी क्लासेस में बच्चे आते हैं, प्रेशर में तो आते हैं, बट वंस दे अंडरस्टैंड करना क्या है, दे पुट लॉट ऑफ एफर्ट एंड ग्रेजुअली टेक्स टाइम। एकदम 2 हफ्ते में तो नहीं होता, इट टेक्स टाइम, बट इट इज पॉसिबल एंड दीज चेंजेस आर परमानेंट। ये आपके लिए व्हाटएवर, इफ व्हेन यू डेवलप these are permanent, these are not temporary for SSB, they are permanent and these problems are existing. एंड नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट अंडर प्रेशर। देखो भैया, पूरा एसएसबी का टेस्ट अंडर प्रेशर है, पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अंडर प्रेशर। 60 सिचुएशन 30 मिनट्स आपको लिखना है। अगर इफ यू डोंट मेंटेन ए पर्टिकुलर स्पीड, देन योर एबिलिटी टू टेक डिसीजंस अंडर प्रेशर, योर एबिलिटी टू मैनेज टाइम विल नॉट बी देयर, है ना। दिस इज अ साइलेंस किलर। कुछ पॉइंटर्स, डू आई मेंटेन पेस अक्रॉस ऑल 60 एसआरटी। ऐसा तो नहीं है कि शुरू में बहुत धीरे धीरे लिखता हूँ, सोच के लिखता हूँ, और उसके बाद जैसे ही साइकोलॉजिस्ट बोलता है हाफ टाइम इज ओवर, देन स्पीड बढ़ाता हूँ। सो माई लास्ट 10 responses are as close to my first 10। जो first 10 है वो मैं सोच के, और लास्ट 10 में एकदम 100 की स्पीड में जा रहा हो, क्योंकि आपने शुरू में बहुत टाइम ले लिया। इसका मतलब है आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा। आप शुरू के रिस्पॉन्स को बहुत ज्यादा सोच समझ के लिख रहे हो, अच्छा लिखने के चक्कर में बाद में आपकी असलियत बाहर आ जाती है। तो चेक क्या करना है कि जो शुरू के 10 रिस्पॉन्सेस है और जो लास्ट के 10 रिस्पॉन्स है, उसके अंदर क्वालिटी डिग्रेडेशन कितना हो रहा है। ये इससे साइक को पता चल जाता है कि आपने पहले बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है क्लैरिटी के लिए, और बाद में जैसे जैसे टाइम कम हुआ आपने स्पीड पकड़ लिया, है ना। आई डू नॉट पैनिक नियर द एंड। जैसे जैसे 5 मिनट रहता है, साइक बोलता है 5 मिनट्स लेफ्ट, आप पैनिक में नहीं आते, क्योंकि आपका माइंड एकदम सही तरीके से प्रोसेस कर रहा है। ये तभी होगा जब आपका माइंड और इंटेलेक्ट, जो इंटरनल 2 कॉन्शियस फैकल्टी है, इसको आप ट्रेन करो, विच इज पार्ट ऑफ द एसएमएल। तो आप इसको बिल्कुल करा जा सकता है, प्रोवाइडेड आप ये रोट मेमोरी का तरीका छोड़ दो। समझ में आ रहा है? अगर आप ये नहीं करते हो तो यू लैक मेंटल स्टैमिना एंड स्ट्रेस टॉलरेंस। दैट्स व्हाई आपने शुरू में बहुत ध्यान से लिखा और लास्ट में स्पीड पकड़ा। एंड 11th इज कंसिस्टेंसी ऑफ पर्सनालिटी, मतलब हर बार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ रहा है हर सिचुएशन में, स्टार्टिंग में हो या अंत में हो। सो साइकोलॉजिस्ट का रियल फोकस है हाउ कंसिस्टेंटली आर यू रिस्पॉन्डिंग टू दिस सिचुएशन। कुछ पॉइंटर्स, माय रिएक्शंस रिफ्लेक्ट अ स्टेबल पर्सनालिटी। ऐसा नहीं कि शुरू में सोच के अच्छा लास्ट में तांडव मचा दिया जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता। आई डू नॉट शिफ्ट वैल्यूज अक्रॉस सिचुएशन, वैल्यू कंसिस्टेंटली, चरित्र में खोट नहीं आ रहा। जैसे जैसे आगे जा रहा है वैल्यू कंसिस्टेंटली आ रहा है। ये क्या है, इसको हम आगे मतलब अगले वीडियोस में हम उसको कवर करेंगे। माय रिस्पॉन्सेस शो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। स्टार्टिंग के 10 हो या आखिरी के 10 हो, इट इज कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं कि मैं बनावटी कर रहा हूं। अगर ये नहीं आ रहा है तो यू अपीयर अनरिलायबल एंड इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंसी इन बिहेवियर आ जाए, दैट विल बिकम अ केस फॉर रिजेक्शन, है ना। सो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो मैं आपको इन 11 को स्टेजेस बताया, उसमें कैसे आपने लिखना है। आप 60 एसआरटी को लिखो और इन टेम्पलेट्स को लगाओ। अगर आपका 0 से लेकर 3 तक के अंदर आ रहा है कि नो आंसर, मतलब 3 तक में अगर नो आ रहा है तो आप बाय एंड लार्ज एसआरटी के लिए रेडी हो। मतलब आपके जो 11 पॉइंटर्स में 2 या 3 जगह पे नो आ रहा है, स्टिल इट इज ओके। अगर आपका 4 से 7 के बीच में आ रहा है तो इसको करेक्ट किया जा सकता, प्रोवाइडेड आप अपने माइंड और इंटेलेक्ट को अच्छे से ट्रेन करो। लेकिन अगर आपका 8 से ज्यादा में नो आ रहा है किसी भी फैक्टर्स के कारण, दैट्स ए केस फॉर सीरियस इंट्रोस्पेक्शन। फंडामेंटल प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, और अभी के प्रैक्टिस से ये नहीं सुधरेगा। सो वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, कॉम्प्रिहेंशन का हो सकता है, डिसीजन का हो सकता है, इंटरनल क्लैरिटी का हो सकता है, एक्सप्रेशन का हो सकता है। तो जरूर मुझे कमेंट लिख के बताना कि क्या समझ में आया, और आप मुझे व्हाट्सअप करो इसी नंबर पे, आई विल गिव यू द एसआरटी, या मैं उसको एफओ
एफओसीपी के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर एंड चेक करो कि आप पहले कैटेगरी में आ रहे हो, दूसरे में आ रहे हो, तीसरे में आ रहे हो। तीसरे में आ रहे हो, यू आर इन सीरियस ट्रबल, एंड दूसरे में आ रहे हो, प्लीज वर्क ऑन इट। अगर आप पहले कैटेगरी में, यू आर सेफ, स्टिल सी दैट वो 3 तक भी ना हो। तो अगर यहां तक समझ में आया तो लेट मी टेल यू अ ट्रुथ अबाउट द एसआरटी। एसआरटी इज नॉट अबाउट स्पीड राइटिंग, ये स्पीड में लिखने की बात नहीं है, इट इज अबाउट फास्ट कॉम्प्रिहेंशन, सिंगल रीडिंग में कॉम्प्रिहेंशन, नॉट मल्टीपल 2-3 रीडिंग, सिंगल रीडिंग में। इट्स अबाउट कॉम्प्रिहेंशन, इट इज अबाउट क्लियर इंटरनल जजमेंट, एकदम सिचुएशन को एनालाइज करना, कौन इन्वॉल्व है, कहां पे है, क्या घटना हुआ, क्यों हुआ, इसका परिणाम क्या होगा, इसको कैसे ठीक करना है, सिंगल रीडिंग में। एंड नेक्स्ट इज एफर्टलेस एक्सप्रेशन, उस विचारों को शब्दों में कम से कम एफर्ट में बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ लिख पाना। दिस नीड्स प्रैक्टिस, ये रटने से नहीं होगा। इंडिया के बच्चे भी रट रहे हैं, टीजीसी वाला भी रट रहा है, एसीसी वाला भी रट रहा है, नो, राइट? सो व्हेन थिंकिंग इज क्लियर, लैंग्वेज फ्लोज। व्हेन थिंकिंग इज क्लियर, लैंग्वेज फ्लोज, बट when thinking is confused, English becomes your enemy. तो आपको अपने थिंकिंग में क्लैरिटी लाना पड़ेगा और एक्सप्रेशन में उस थिंकिंग को लिखने की काबिलियत को डेवलप करना पड़ेगा। और अगर आपको समझ में आया तो जरूर मुझे इस वीडियो पे फीडबैक देना एंड इस 90900990 पे कांटेक्ट करना। आई शेयर यू द SRTs 60 फॉर प्रैक्टिस, और इफ यू वांट टेलीग्राम चैनल पे भी मैं शेयर कर दूंगा। सो मुझे जरूर फीडबैक के बताना क्या समझ में आया। यूट्यूब चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब तो आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब इट, दैट विल बी मोटिवेशन फॉर मी। एंड इसके अलावा एफओसीपी का जो 4 वीक्स का बैच है, एवरी मंडे इट स्टार्ट्स, द टाइमिंग्स विल बी फ्रॉम 8:30 PM ऑनवर्ड्स, इट विल बी कवर्ड ऑन Zoom प्लेटफॉर्म। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। 500% क्लैरिटी, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फैक्टर 1 को बर्बाद कर दिया जाओगे अगर आप रट्टा मारोगे। साइकोलॉजिस्ट पार एक्सीलेंस तो बोलते हैं, लेकिन वो तरीका गलत, राइट? सो थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।